नमस्कार साथियों। प्यारे विद्यार्थी, आज हम बात करेंगे एक नए फिनोमिना पर, एक नए कॉन्सेप्ट पर आज बात करेंगे। और उस कॉन्सेप्ट का नाम है लाइन तथा एंगल्स, रेखा और उसके बनने वाले कोण। क्लियर है? धीरे धीरे हम बात करेंगे, एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। जल्दी कोई है नहीं, आराम चर्चा करेंगे। देखेंगे विद्यार्थी, बिंदु क्या है मेरा। पहली बात है, हम बात करेंगे पॉइंट पे कि क्या होता है पॉइंट। पॉइंट का मतलब है प्यारे बच्चे बिंदु। बिंदु का मतलब है जिसके पास न तो लंबाई है, जिसके पास न चौड़ाई है और न जिसके पास हाइट है। एल, बी और एच तीनों में से कोई चीज नहीं है उसके पास, वो कहलाता है बच्चों बिंदु। बिंदु को हालांकि हम ऐसे शो कर देते हैं, लेकिन ये भी नहीं है, बिंदु तो दिखता ही नहीं है, आप ये समझिएगा। क्लियर? बिंदु। अब हम बात करेंगे बच्चे, तीन बातें होती हैं, इन बातों को समझेंगे विद्यार्थी। एक होती है रेखा, एक होती है बच्चे किरण, और एक होती है विद्यार्थी रेखाखंड। ये तीन बातें होती हैं, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। आप समझ पाए मेरी बात? एक होती है बच्चे रेखा, एक होती है किरण, और एक होती है रेखाखंड। रेखा क्या होती है विद्यार्थी? रेखा ऐसी होती है जैसे अनंत बिंदुओं को, इस पर अनंत बिंदु होंगे, अनंत बिंदु अगर साथ में चिपक के रख जाएं तो वो एक रेखा बनाते हैं। और ये कहाँ से आती है? अनंत से आती है। और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। मतलब है ये इस डायरेक्शन में भी जा सकती है और ये इस डायरेक्शन में भी जा सकती है। इसके दोनों सिरे या दोनों छोर जो होते हैं, दोनों सिरे या दोनों एंड बोल सकते हैं, इसके दोनों सिरे फ्री होते हैं। फ्री का मतलब है ये फॉरवर्ड भी मूव कर सकती है और बैकवर्ड में भी जा सकती है। क्लियर है? इसके दोनों एंड कैसे होते हैं? फ्री होते हैं। अब बात आती है किरण। आप मुझे बताइए, सूरज से किरणें निकलती हैं या रेखाएं निकलती हैं या रेखाखंड निकलते हैं? तो आप कहेंगे सर सूरज से किरणें निकलती हैं। जैसे ये लाइटें लगी हैं इस कमरे में, तो ये लाइट की रे आती है, किरण आती है। क्लियर? क्या आती है बच्चे? रे आती है। रे का मतलब है सूरज की पिछली साइड में आप जाके खड़े हो जाएंगे तो वहां आपको उजाला नहीं दिखेगा। जैसे टीवी के पिछले हिस्से में आप खड़े हो जाएंगे तो टीवी का आपको उजाला नहीं दिखेगा। किरण का मतलब है जिसकी एक एंड तो फिक्स है, एक एंड कैसा है? फिक्स है, और एक एंड खुला हुआ है। मतलब है ये एक दिशा में ही गति कर सकती है, वो कहलाती है बच्चे किरण। समझ पाए? रे जिसका एक सिरा फिक्स होता है और दूसरा सिरा फ्री होता है। और रेखाखंड क्या होता है? इसके दोनों सिरे पैक होते हैं, मतलब है दोनों सिरे फिक्स होते हैं, ना इधर जा सकता है ना उधर जा सकता है। तो ये कहलाता है विद्यार्थी रेखाखंड। तीनों बातें एक ही हैं, तीनों बातों में कोई ऐसा कोई विवाद की स्थिति नहीं है। रेखा मतलब है आगे भी जा सकती है, पीछे भी जा सकती है। किरण सिर्फ एक ही दिशा में जाएगी, और रेखाखंड जो दोनों दिशाओं में से ही पैक है। तीन रेखाखंड लिए, हालांकि हम बोलने के लिए तीन रेखा बोल देते हैं, कभी किरण बोल देते हैं, बोलने पे मत जाएं, आप इनकी परिभाषा समझ लें, ये इनकी परिभाषाएं होती है। अब मैं बात करूं बच्चे एंगल के बारे में। धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे इन बातों को समझेंगे कि एंगल क्या होता है। एंगल ये होता है विद्यार्थी, जैसे अब पहले तो मैं तुमसे पूछूं कि जैसे एक बिंदु है, एक बिंदु से कितनी रेखाएं निकल सकती हैं? तो आप कहेंगे एक बिंदु से तो अनंत रेखाएं निकल सकती हैं। एक बिंदु है, ये बीच में कितनी रेखाएं निकाल दोगे? आप चाहो तो अनंत निकाल सकते हैं। क्लियर है? दूसरी बात, अगर दो बिंदु हैं तो दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं निकलेंगी? तो दो बिंदुओं से तो सिर्फ एक ही रेखा निकल पाएगी। एक बिंदु से तो अनंत निकल जाएंगी, लेकिन दो बिंदुओं से सिर्फ एक ही रेखाखंड या एक ही रेखा निकलेगी। क्लियर है? अब हम बात करेंगे बच्चे एंगल के बारे में कि एंगल क्या है। एग्जैक्टली एंगल को समझने की हम कोशिश करेंगे। जैसे बच्चे एक किरण ये रही और एक किरण ये रही, और ये दोनों किरणें एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं है, दोनों किरणों का एक अलग ही वो ट्रैक है। इसका ये रहा, इसका ये रहा, और इनका एक सिरा जो फिक्स वाला छोर है, ये जो फिक्स सिरा है वो बंद आपस में मिला हुआ है। इनका फिक्स सिरा क्या है? आपस में मिला हुआ है। और ये इनके बीच का जो गैप है वो क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। क्लियर है मेरे भाई? ये बातें हैं, इन बातों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और देखेंगे बच्चे ये सारी बातें। ये रहा बिंदु, ऐसा फिगर जिसकी न तो लंबाई है, न जिसकी चौड़ाई है, और न ही जिसकी ऊंचाई है। ऊंचाई का मापन ही न हो सके, अर्थात अत्यंत सूक्ष्म होता है। रेखा, रेखा की बात कर रहे हैं, यह अनंत बिंदुओं से बनती है लंबाई के अनुसार लगाने पर। इसके दोनों सिरे फ्री होते हैं, मतलब है इसे इधर भी बढ़ाया जा सकता है और इसे पीछे भी बढ़ाया जा सकता है।
एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजारी जा सकती हैं, लेकिन दो बिंदुओं से सिर्फ एक ही रेखा गुजर सकती है। ये अभी बातें हो रखी हैं कि एक बिंदु से तो एक बिंदु है, इससे अनंत रेखा निकल सकती हैं, लेकिन दो बिंदुओं से सिर्फ एक ही रेखा पास होगी। ये बातें हो चुकी हैं। अगली देखेंगे विद्यार्थी, रेखाएं दो प्रकार की होती है, एक सरल रेखा और एक वक्र रेखा। वक्र रेखा ऐसी जो होती है, लहरिया जो रेखा होती है वो होती है वक्र रेखा। ये थ्योरी की बात है, मैं धीरे धीरे समझाते चल रहा हूँ। किरण, ये मैंने बता दिया, एक छोर फिक्स होता है, ये इसका फिक्स है, इधर नहीं बढ़ सकती। ये एंड कैसा है इसका, ये वाला एंड तो इसका फिक्स है, लेकिन इधर ये जा सकती है, इसका मतलब ये कैसा है, फ्री एंड है। वो एंड तो फिक्स है बट ये कैसा है, फ्री है। यह सिर्फ एक ही दिशा में जा सकती है। रेखाखंड, इसके दोनों एंड फिक्स हैं, ये भी फिक्स है साहब, ना ये इधर जाएगा और ना ही ये इधर जाएगा। इसको हम नाप भी सकते हैं कितने का है। हाँ, ये हमारा स्किल होता है, विभाजनी के द्वारा इसे नापते हैं। आप जानते हैं, बचपन से पढ़ते हैं। समतल मतलब है कागज का टुकड़ा। समतल का उदाहरण आप लिख सकते हैं, कागज जिसके पास लंबाई तो है, चौड़ाई तो है, पर ऊंचाई नहीं है, हाइट नहीं है, वो क्या कहलाता है, प्लेन कहलाता है। समांतर रेखा, समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं बच्चे, ऐसी दो रेखाएं जिनके जो बीच में डिस्टेंस है, जिनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो हमेशा समान रहे। ऐसे नहीं कि आगे जाकर वो चौड़ी हो जाएं और उनके बीच की दूरी बढ़ जाए, या फिर आगे जाकर ऐसे चिपक जाएं, उनके बीच की दूरी घट जाए, ऐसा नहीं होगा। जो डिस्टेंस यहाँ है 5 फुट, बाय द वे यहाँ 5 फुट है, तो विद्यार्थी आगे जाकर भी 5 फुट होगी, जयपुर में भी 5 होगी, दिल्ली में भी 5 होगी, अमेरिका में भी 5 ही होगी। और इसका मतलब है ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। जैसे ट्रेन की पटरियां होती हैं, ऐसा नहीं होता कि वो आगे जाके चौड़ी हो जाए या आगे जाके सकरी हो जाए। जैसी धौलपुर में वैसी भरतपुर में होंगी, वैसी जयपुर में, वैसी जोधपुर में, वैसी उदयपुर में, वैसी जैसलमेर में, और फिर वैसी सियालकोट और उधर इस्लामाबाद में भी वैसी होंगी। क्लियर है। दो रेखाओं के बीच की दूरी नियत होती है, मतलब है बीच की दूरी फिक्स होती है, न बढ़ती है और न ही घटती है। समांतर का निशान ऐसे लगा देते हैं, जैसे मैंने कहा ये एक रेखा है जिसका नाम है ए बी। विद्यार्थी, ये एक और रेखा है जिसका नाम मैंने लिखा सी डी। अगर ये समांतर है तो हम लिख देते हैं कि ए बी समांतर है सी डी के। ये समांतर का निशान है, बोलना नहीं पड़ता, समांतर बोलना नहीं पड़ता ऐसे। अगर ये निशान ना होता तो फिर मुझे लिखना पड़ता कि ए बी समांतर है, ऐसे समांतर। समांतर लिखने में भी मैं गलती कर सकता था, लेकिन मैं बस ऐसे लिख दूं, आप समझ जाओगे कि ए बी किसके समांतर है, सी डी के समांतर है। क्लियर है। ये बातें आप जानते हैं, पर मैं तुम्हें फिर भी बता ही देता हूँ। लंबवत रेखा, जैसे एक रेखा ये, इस पर कोई रेखा है तो ये ऐसा निशान बना हुआ है, ये लंबवत का निशान भी है, इन्होंने दिया नहीं बच्चे, लंबवत का ये निशान है। जैसे मैं आपसे कहूं कि ए बी और सी डी, इसका मतलब है ए बी लंब है, ए बी लंब है सी डी पर। ए बी क्या है बच्चे, लंब है, किस पर, सी डी पर। लंब का मतलब कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, लंब का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अगर मैं ऐसे लिख दूं ए बी और ऐसा निशान लगा दूं सी डी, तो आप समझ लेना कि ए बी जो रेखा है वो लंबवत है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल है, परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर है, सी डी के ऊपर है। क्लियर है। समवर्ती रेखा, समवर्ती रेखा का मतलब समवर्ती, एक ही जगह पर वो गिर रही हैं, एक ही बिंदु से निकलने वाली है ना, एक ही बिंदु पर मिलने वाली। जब दो या दो से अधिक रेखा किसी एक बिंदु पर मिलती हैं या काटती हैं तो वो समवर्ती रेखा कहलाती हैं। क्लियर है। रेखा और बिंदु के कुछ महत्वपूर्ण बातें। एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, अभी कह चुका हूं मैं, अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि एक रेखा क्या होती है, अनंत बिंदु। ये बिंदु चिपक के एक जगह बैठ जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं, एक रेखा बना देते हैं। एक बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या अनंत होती है, मैंने बता दिया। लेकिन दो बिंदुओं से केवल और केवल एक ही रेखा निकलेगी, ये भी मैंने बता दिया। कोई बात ऐसी नहीं जो बताई ना हो। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो, जैसे ये कोई रेखा है और इस पर एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, ये रहा, ये रहा, तो वो उन बिंदुओं को कहते हैं संरेखीय। संरेखीय, समान रेखा पर। समरेखीय मतलब है सम प्लस रेखीय, समान रेखा पर, तो वो कहते हैं संरेखीय, है ना। 3 बिंदु संरेखीय हैं, इसका मतलब वो एक ही रेखा पर बैठे हैं। 4 बिंदु संरेखीय हैं, उसका मतलब वो चारों बिंदु एक ही रेखा पर बैठे हैं। आप समझ गए होंगे मेरी बात। हाँ, अगर मैं तुमसे कहूँ प्रतिच्छेदन, जैसे दो रेखाएं एक दूसरे को काटें तो मैक्सिमम कितनी जगह पर काट सकती हैं, तो सिर्फ वो एक जगह पर ही काट सकती हैं। कितनी जगह पर काट सकती हैं, एक जगह पर ही प्रतिच्छेद कर सकती हैं। दो रेखा केवल और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तथा उस बिंदु को इंटरसेक्शन पॉइंट, प्रतिच्छेदन बिंदु भी कहते हैं। एक ही जगह काट सकती हैं, आगे नहीं काटेंगी, उस बिंदु को प्रतिच्छेदन
पॉइंट भी कहते हैं, प्रतिच्छेदन बिंदु भी कहते हैं। क्लियर है मेरे भाई? किन्हीं भी समांतर, हाँ एक बात ये ध्यान रख लेना, और बच्चे देखेंगे इस बात को कि जैसे हमने कोई रेखा ले ली, ये रही, ठीक है, और ये रही, ये दोनों समांतर रेखाएं, ये रेखा और ये रेखा कैसी है? समांतर रेखाएं। इसका नाम हमने रख लिया ए बी, और विद्यार्थी इसका नाम हमने रख लिया सी डी, और मैंने कह दिया कि ए बी समांतर है सी डी के। अब मैंने एक तिर्यक रेखा काट दी ऐसे, तो बच्चों ये जो तिर्यक रेखा ए बी के लिए तिर्यक है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो सी डी के लिए भी तिर्यक होगी। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, और अगर ये कोई रेखा है पी क्यू, अगर वो ए बी के साथ तिर्यक जैसा व्यवहार कर रही है, मतलब तिरछी है ए बी की रेफरेंस में, तो वो मान लो सी डी के रेफरेंस में भी टेढ़ी ही होगी। नहीं समझ भाई? जैसे ये आदमी भी ईमानदार है और ये आदमी भी ईमानदार है, इस आदमी की निगाह में ये आदमी बेईमान है, इसकी निगाह में ये जो पंकज है वो बेईमान है, तो आप यकीन मानिएगा ये सीढ़ी दिनेश की निगाह में भी पंकज बेईमान ही होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूं। दूसरी बात और एक और सुन ले, लगे हाथ, मुझे याद आ गया। जैसे ये कोई रेखा है ए बी और ये कोई रेखा है सी डी, ए बी कोई रेखा है और ये भी सी डी है, और ये ए बी और सी डी है ना, आपस में समांतर है। ए बी और सी डी कैसे हैं? आपस में समांतर हैं। मैंने क्या काम किया बच्चों? मैंने एक रेखा खींची जो ए बी की समांतर है, और उस रेखा का नाम दे दिया क्या? पी क्यू। मैंने पी क्यू खींची, पी क्यू किसके समांतर है? ए बी के समांतर है। विद्यार्थी आप इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना, पी क्यू ए बी के समांतर है, तो आप ये समझ लेना कि अगर ये रेखा ए बी के समांतर है तो ये सी डी के भी समांतर ही होगी, क्योंकि जब इसकी निगाह में ये आदमी अच्छा है तो इसकी निगाह में भी ये आदमी अच्छा ही होगा। सर पी क्यू आप ए बी के साथ मत करें, या फिर आप ऐसा करें, आप एक कोई रेखा खींचे आर एस खींच दी, और मैं कह रहा हूं कि आर एस है ना वो सी डी के समांतर है। सी डी के समांतर कौन सी खींची? आर एस। अगर ये इस रेखा के समांतर है तो ये ए बी के समांतर भी होगी आर एस। आप आराम से कह पाएंगे कि अगर सी डी के समांतर आर एस है तो गारंटी की बात है कि ए बी के समांतर भी होगी आर एस। आप मेरी बात समझ पाए? क्योंकि अगर आर एस अच्छा आदमी है सी डी की निगाह में, तो आर एस अच्छा आदमी होगा ए बी की निगाह में भी। आप समझ पाए होंगे मेरी बात? और अगर तिरछा है, टेढ़ा है, तो उसकी निगाह में भी वो टेढ़ा होगा। ये बातें हो चुकी, ये तो हो चुकी बातें, ठीक है। किन्हीं भी समांतर रेखाओं में से किसी भी एक रेखा के समांतर कोई भी रेखा खींची जाए तो वो दूसरी के भी समांतर होगी, मैं बता चुका हूं। किन्हीं दो समांतर रेखाओं में से एक रेखा को प्रतिच्छेदन करने वाली रेखा दूसरी को भी प्रतिच्छेद करेगी, उसे तिर्यक कहते हैं। टेढ़ी रेखा जब एक से टेढ़ी चल रही है तो वो दूसरे से भी टेढ़ी चलेगी, क्योंकि वो दोनों तो मित्र हैं ना, समांतर चल रहे हैं, तो वो जब एक के साथ वो व्यवहार कर रही है तो दूसरे के साथ भी वो व्यवहार करेगी। जैसे एल और एम, ये दो रेखाएं जो समांतर हैं, एल समांतर है एम के, और एल और ये जो एन है वो कैसी है? टेंजेंट, तिर्यक रेखा है। क्लियर है बच्चे? वो कैसी रेखा है? तिर्यक है। तो ये सबके लिए तिर्यक होगी। और ये बात और सुन लें आप कि एक ही बिंदु पर बने कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है, ये आप बचपन से जानते होंगे। मुझे ऐसा भरोसा है कि ये छोटी क्लासों में बच्चे जान लेते हैं, जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, क्योंकि ये एक ही बिंदु पर बनने वाले कोण हैं। ये प्लस ये, इन तीनों को जोड़ूंगा तो हमेशा कितने डिग्री का आएगा बेटा? तो हमेशा 360 डिग्री का आएगा। आपको वैसे पता होगी, नहीं पता तो आज से याद रखें, एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। ये सारी बातें मैं लिखी हुई हैं स्लाइड पर, मैं आपको समझाते चल रहा हूं और आपकी समझ में भी आ रहा होगा। कोण और रेखा, कोण के बारे में मैंने बता ही दिया अभी, कोण कैसे बनता है। दो ऐसन रेखीय का मतलब है जैसे एक किरण ये है तो इसके ऊपर एक और किरण मन चढ़ा देना, फिर एंगल कैसे बना पाऊंगा मैं? तो एक ऐसे होगी तो एक कहीं और होगी। दो ऐसन रेखीय किरण का मतलब है एक ही रेखा पर ना हो, मतलब एक के ऊपर ना चढ़े, जिनका एक उभयनिष्ठ प्रासंगिक बिंदु हो, एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, मतलब दोनों में एक बिंदु कैसा होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। क्लियर है? और कोण कहलाता है, तो ये जो जगह रिक्त बचती है वो क्या कहलाती है? कोण कहलाती है। दोनों किरणों को कोण की भुजाएं कहते हैं और उभयनिष्ठ बिंदु को शीर्ष कहते हैं। इस बिंदु को हम क्या कह देते हैं बच्चे? शीर्ष कह देते हैं। आप बात समझ पा रहे होंगे, ऐसी कोई बात नहीं जो तुम्हें नहीं आती हो। यहाँ पर पी क्यू तथा पी आर दो भुजाएं हैं, बिल्कुल है, पी क्यू और पी आर, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा नाम दे देते हैं फिलहाल के लिए। और पी क्या है? पी शेष नहीं है, पी शीर्ष है यहाँ पर।
पी क्या है बच्चे, तो पी शीर्ष है। एक एक बात आपकी समझ में आ रही होगी, मुझे ऐसा भरोसा है। कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक क्या होता है, नाम से क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है साहब नाम से। जैसे ये कोई एंगल है, ये हमने ओ दे दिया वर्टेक्स, ये ए दे दिया और ये बी दे दिया, और इसकी जो ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का एंगल है साहब, 60 डिग्री का। अब मैं कह रहा हूं कि हमने एक कोण अर्धक या फिर एंगल बाइसेक्टर खींचा, कोण समद्विभाजक खींचा, तो कोई भी बता देगा कि ये 30 डिग्री होगा और ये 30 डिग्री होगा। इसमें कौन सी खास बात है। कोण अर्धक जो होता है या कोण समद्विभाजक जो होता है, नाम से स्पष्ट है कि वो कोण को दो बराबर के भागों में बांटता है। 60 डिग्री को डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट, ईच पार्ट इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर है बच्चे, कोण समद्विभाजक हो गया। देखो ये पूरा अगर 2 अल्फा का है तो ये बच गया कितना, अल्फा, और ये भी कितना हो गया, अल्फा अल्फा। अब इसमें क्या बताना, पर छोटी छोटी बातें बताने में थोड़ा सा क्या है, कमजोर बच्चे होते हैं उनको पता रहता है। अब हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। क्लियर है, एंगल्स के प्रकार आप जानते हैं, लेकिन जानने के बावजूद भी हम पढ़ लेते हैं फिर भी। टाइप्स ऑफ एंगल्स, कोणों के प्रकार क्या हैं। सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल, जिसे कहते हैं आप न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या है विद्यार्थी, जो आपका एंगल है उसकी वैल्यू 90 से हर हालत में छोटी होनी चाहिए। आपका जो एंगल है बच्चे, उसकी वैल्यू 90 से कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, मतलब थीटा लेस देन 90 डिग्री। क्लियर है, अगर 90 डिग्री से छोटा है एंगल तो वो कोण न्यून है, एक्यूट है। और बच्चों दूसरा होता है समकोण, राइट एंगल जिसे आप कहते हैं। समकोण का मतलब है थीटा जो होना चाहिए वो फिक्स 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे ये इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। इसका मतलब है ये एक दूसरे पे बिल्कुल लंब हैं। जैसे मैं इस भुजा को दूं O और इस भुजा को A और इसको B, तो मैं ये भी कहने में चूकूंगा नहीं कि OB लंब है OA पर। OB इज द परपेंडिकुलर ऑन OA। OB लंब है किस पर, OA पर। आप समझ गए, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। और बच्चों एक होता है अधिक कोण, एक कौन सा कोण होता है, ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। अधिक कोण की वैल्यू क्या होती है, अधिक कोण में जो थीटा होता है वो 90 से तो बड़ा होता है। थीटा 90 से तो बड़ा होता है, बट 180, 90 और 180 के बीच में होता है। 90 से और 180 के बीच में होता है। 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि थीटा की जो वैल्यू है वो 90 से बड़ी होगी बट 180 से छोटी होगी। 90 से 180 के बीच का जो एंगल है, अच्छा सर ठीक 90 का एंगल क्या कहलाएगा, तो ठीक 90 का समकोण कहलाएगा। और अच्छा ठीक 180 का क्या कहलाएगा, तो ठीक 180 का कहलाता है बच्चों सरल कोण या ऋजु कोण। सरल कोण या ऋजु कोण। सरल कोण की वैल्यू कितनी होती है सर, उसमें थीटा कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। आप थोड़ा समझने की कोशिश करें, ठीक 90 डिग्री है तो समकोण है, और 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री से कम है, 90 और 180 के बीच में तो वो कहलाता है अधिक कोण। क्लियर है, अच्छा ठीक 180 पे बैठ गया तो सरल कोण या फिर ऋजु कोण, सरल कोण या फिर स्ट्रेट लाइन एंगल भी कह देते हैं, या ऋजु कोण भी कह देते हैं, सरल कोण भी कह देते हैं। अच्छा एक होता है बच्चे बृहत कोण। बृहत, बृहत क्या होता है सर, इसमें जो थीटा होता है वो 180 से तो बड़ा होता है लेकिन 360 से छोटा होता है। थीटा 180 से तो बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा होगा। क्लियर है, अगर मैं तुमसे पूछूं पूर्ण कोण क्या होता है, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब है चाक पूरा हो गया, चक्की पूरी घूम गई, तो पूर्ण कोण का मतलब है ठीक 360 डिग्री का जो एंगल है वो पूर्ण कोण है। वापस से समझे, न्यून कोण 0 से 90 डिग्री के बीच का, ठीक 90 का समकोण, 90 से 180 के बीच का अधिक कोण, ठीक 180 का सरल कोण, 180 से 360 के बीच का बृहत कोण, ठीक 360 का पूर्ण कोण। खत्म बात। इन्हें समझ लेते हैं भाई क्या कहता है। न्यून कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम हो, ये मैंने भी बताया था, यही बात लिख के भेजी है इन्होंने, क्या ये पढ़ा नहीं है आपको। समकोण राइट एंगल जिसका एंगल 90 डिग्री हो, बिल्कुल ठीक है। ये एंगल कितनी डिग्री है बच्चे, तो ये एंगल है 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 है। अगला क्या है मेरे भाई, अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा थीटा। थीटा जो होगा बच्चे वो बड़ा होगा किससे, 90 से बड़ा होगा सर, और छोटा होना पड़ेगा इसे किससे, 180 से छोटा होना पड़ेगा। थीटा 90 से बड़ा है आप देख सकते हैं,
और 180 से थीटा छोटा है। रिजु कोण या सरल कोण या स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल का मतलब है ठीक 180 डिग्री का एंगल। ठीक कितने डिग्री का एंगल? ठीक 180 डिग्री का एंगल कहलाता है विद्यार्थी सरल कोण। और एक है बृहत कोण, मैंने कहा था, या फिर रिफ्लेक्स एंगल, ऐसा कोण जो 180 डिग्री से तो अधिक हो लेकिन 360 से कम हो। 180 से ज्यादा है और 360 से कम है तो वो कहलाता है बच्चे बृहत कोण या फिर रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर है मेरे भाई? अच्छा 360 पे ही जाके बैठ जाए तो फिर वो पूरा है, मतलब है वो पूर्ण कोण है। जैसे बैठ गया, ये बैठ गया, ऐसा कोण जिसकी माप ठीक 360 डिग्री है, देन कॉल्ड द कंप्लीट एंगल। थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री है। अब वो कहता है कोणों में संबंध, ये भी पढ़ लेते हैं, रिलेशन बिटवीन द एंगल्स, कोणों में संबंध देखेंगे इसे भी, रिलेशन बिटवीन द एंगल। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, दो ही तरह के कोण हैं। एक कहते हैं बच्चे एक को कहते हैं बच्चे पूरक कोण, पूरक कोण, और दूसरा कहलाता है विद्यार्थी समपूरक कोण, समपूरक कोण। अब आप नाम तो पढ़ना जानते ही हैं, आपको पूरक में और समपूरक में, समपूरक लंबा लग रहा होगा। अच्छा इसकी अंग्रेजी नाम सुन लें, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और इसकी पूरक पूरी नाम सुन लें सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल। अब आपको पता ही है एस बाद में आती है, सी छोटी होती है, इसका मतलब एस तो बड़ी होती है और सी छोटी होती है। अगर यहां ऐसा है, दो कोण पूरक कोण कहलाएंगे कब? जब दोनों कोणों का योग अल्फा और बीटा, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री शॉर्ट भी दे दो इसको, इस गाने में थी ना कॉम्प्लीमेंट्री शॉर्ट भी दे दो इसको। अल्फा और बीटा की अगर वैल्यू 90 डिग्री है तो इसका मतलब है अल्फा का पूरक कोण बीटा कहलाएगा और बीटा का पूरक कोण अल्फा कहलाएगा। आप समझ पाए मेरी बात? जैसे मैंने कह दिया कि अल्फा 60 डिग्री है तो इसका पूरक कोण कौन सा होगा? 30 होगा। मैंने कह दिया कि एक एंगल 30 डिग्री है तो इसका पूरक कोण कौन सा होगा? तो 60 डिग्री होगा। पूरक का मतलब है उसे पूरा बनाने में सहायता करे। पूरा कितना? तो पूरा 90 बनाने में। समपूरक कोण, जब अल्फा प्लस बीटा इन दोनों की वैल्यू बेटा 180 डिग्री हो तो वो कहलाता है समपूरक कोण। जैसे मैंने कह दिया कि अल्फा की वैल्यू 120 है तो बताइए 120 का समपूरक कोण कौन सा होगा? तो 120 का समपूरक कोण होगा 60। समझ में आई? 120 का सप्लीमेंट्री एंगल होगा 60 और 60 का सप्लीमेंट्री होगा 120। दोनों का योग कितना होगा? 180। ये होते हैं बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। अल्फा प्लस बीटा, अच्छा इसे कोटि पूरक और अनुपूरक भी कह देते हैं। और कोटि में तो इसका अंग्रेजी नाम याद रख लेना बच्चे, तुम कंफ्यूजन में मत जाना। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है छोटे वाला जिसका योग 90 डिग्री हो, और एस का मतलब है सप्लीमेंट्री जिसका योग 180 डिग्री हो। अल्फा और बीटा परस्पर एक दूसरे के पूरक कोण है, ये हम समझ गए। अल्फा और बीटा को जोड़ें तो ये कंप्लीट कितने का बन जाए? 90 का। चित्र में भी क्लियर है, 90 दिख भी रहा है। दूसरा होता है संपूरक कोण। संपूरक कोण, दो कोण जिनके मापों का योग 180 डिग्री है तो वो दोनों परस्पर संपूरक कोण कहलाते हैं। ये मैं बता चुका हूँ। अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को जोड़ेंगे यहां से यहां तक तो कितना आएगा? 180 तो आएगा। रेखिक कोण युग में भी है यही। अच्छा आसन्न कोण को थोड़ा ध्यान से समझेंगे ना कि आसन्न कोण क्या होते हैं। हालांकि कोई ऐसी इस नहीं समझ में आएगा तो इसके बिना कोई ऐसे नहीं कि पल्ले हो जाएगी, कोई पल्ले नहीं हो रही। पल्ले का मतलब प्रलय। आसन्न कोण, आसन्न कोण को समझेंगे कि आसन्न कोण है क्या? एडजेस्टेंट एंगल है क्या बच्चे? एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। होता क्या है इसमें? जैसे मान लो ये कोई कोण है, क्लियर है, और इसके बीच में हमने एक और रेखा खींच दी तो विद्यार्थी ये जैसे एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, और ये मैंने ओ बिंदु दे दिया, ये ए बिंदु दे दिया, ये बी बिंदु दे दिया और ये सी बिंदु दे दिया। बहुत ध्यान से देख लेना। पहले तो बताइए क्या इनका एक शीर्ष कॉमन है? तो आप कहेंगे कॉमन है। दूसरी बात आप देखेंगे कि अल्फा बनाने में ओ ए और ओ बी सहायता कर रही है कि नहीं कर रही? अल्फा एंगल जो क्रिएट हो रहा है उसमें कौन कौन सी दो बातें सहायक हैं? तो ओ ए और ओ बी दोनों सहायता कर रही हैं। किससे बनाने में? अल्फा बनाने में, क्लियर है। और बीटा बनाने में कौन कौन सी दो किरणें सहायता कर रही हैं? ओ बी और ओ सी सहायता कर रही हैं। तो दूसरी मेरी कंडीशन ये है कि क्या इसमें एक भुजा या एक रेखा
या एक रेखा खंड या एक रेखा कॉमन है कि नहीं है, बोलो। एक बात, पहली बात शीर्ष कॉमन है, दूसरी बात कोई एक रेखा कॉमन है, तीसरी बात जो कोण है वो रेखा के एक तो इस तरफ है और एक रेखा के उस तरफ है। ये बात जरा ध्यान से सुनना, एक तो रेखा के इस तरफ है और एक रेखा के उस तरफ है। ये बात पक्की है कि अगर कोई कोण आसन्न कोण है बच्चे, तो उसमें वो जो कॉमन भुजा है उसके एक तो इस तरफ होना चाहिए और एक उस तरफ होना चाहिए, तो वो कहलाते हैं आसन्न कोण। तो इसमें अल्फा और बीटा जो हैं वो कैसे कोण होंगे बच्चे, तो वो आसन्न कोण होंगे। आप मेरी बात शायद समझ पाए होंगे, मुझे ऐसा भरोसा है। क्लियर है बच्चे? देख लेते हैं वो क्या कहता है। दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं, उनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष है, यस ऑब्वियसली मैं भी बता चुका हूं, ओ उनका उभयनिष्ठ होना चाहिए। एक उभयनिष्ठ भुजा हो, यस ओ भी कॉमन है, ओ भी जो साइड है वो भुजा कैसी है, वो कॉमन है, बिल्कुल ये मैंने भी कहा इनसे अभी थोड़ी देर पहले। एक तथा शेष दोनों भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ हो। इसने भुजा कहा है, मैंने एंगल कहा था, एक एंगल इस तरफ है और एक एंगल इस तरफ है, ये भी मैंने कहा। उसी उभयनिष्ठ भुजा है, क्लियर है। यहां कोण सीओए तथा सीओबी सीओए, नहीं ये गलत कह रहा है, सीओए और सीओबी आसन्न कोण कैसे होंगे, नहीं सीओए नहीं, ये होगा सीओबी और एओबी, ये दोनों कोण कैसे होंगे, आसन्न कोण होंगे, क्लियर। ये दोनों कोण कैसे होंगे, आसन्न कोण होंगे। इन्होंने इससे चूक हुई है शायद, सीओबी और सीओबी, ठीक है, और एओबी, सीओबी और एओबी, कोण एओबी दिख रहा है, एओबी और सीओबी, ये दोनों आसन्न कोण होंगे, क्लियर। चले फिर से देख लें, दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं, उनका एक शिष्ट एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, दोनों शेष दोनों भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ हो, उसी उभयनिष्ठ, क्लियर है। रेखिक युग्म, रेखिक कोण का मतलब है एक ही रेखा पर बने दो कोणों का योग। जब 180 डिग्री है तो वो रेखिक कोण युग्म कहलाते हैं, एक ही रेखा पर बने हैं। दो आसन्न कोण, आसन्न है, देखो ये दोनों आसन्न है। अब देखो बच्चे ये दोनों आसन्न है, क्यों कि ये जगह कॉमन है, देखो ओ शीर्ष कॉमन है। अब इस पे ही आजमाते हैं। अब देखो ये भुजा कॉमन है, ये वाली ओसी कॉमन है, देख लो ये आसन्न कोण की भी समझ आ जाएगी आपके, ओसी भी कैसी है, कॉमन है। अब देखो एक एंगल तो इसके इधर बन रहा है और दूसरा एंगल इसके इधर बन रहा है कि नहीं बन रहा। भुजा के अलावा दोनों भुजाएं एक सरल रेखा पर हैं। एओसी कहाँ है, ये रहा, और बीओसी। अब देखो एओसी ये वाला एंगल अगर मैंने अल्फा ले लिया और ये एंगल बीटा ले लिया, तो अल्फा एंड बीटा दोनों एंगल कैसे हैं, आसन्न कोण भी हैं, दोनों कैसे कोण है, आसन्न है। अच्छा, दोनों रेखिक कोण युग्म क्यों है, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों एक लाइन पे बैठे हैं, दोनों का योग 180 डिग्री है, तो ये संपूरक भी है ना। रेखिक कोण युग्म संपूरक तो होंगे ही, क्योंकि एक ही रेखा पर बैठे कोणों का योग 180 और संपूरक कोणों का योग भी 180। ये मैं तो कह भी चुका हूं, और मैं क्या कह चुका हूं भैया, ज्योमेट्री के जो बाबा हुए पहले हमसे पहले, उन्होंने ऐसा कहा है। अब इस पे हम थोड़ा सा काम सीखते हैं, आप इसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, चित्र को आप थोड़ा देखें फिर मैं बताता हूं। देखें बच्चे, इसमें जो आप देख रहे होंगे पी क्यू समांतर है आर एस, ये जो पी क्यू लाइन है और ये आर एस लाइन है, ये दोनों विद्यार्थी समांतर लाइन हैं, क्लियर है। अगर ये दोनों समांतर है और मैंने कह दिया कि कोई एक तिर्यक रेखा खींच दी और उस तिर्यक रेखा का नाम है ए बी, ए बी कैसी है, तिर्यक रेखा है, मतलब तिरछी रेखा है। तो बच्चों देखो, आप छोटी सी गणित देख लेना कि अगर मैंने ये एंगल, इस एंगल को 60 नाम दे दिया, तो ये एंगल कितना होगा, 120 होगा। क्यों, क्योंकि एक और दो, ध्यान से देख लेना, बस थोड़ा समझ लेना कि एंगल एक और एंगल दो दोनों एक सरल रेखा पे बैठे हैं, तो सरल रेखा वाले एंगलों का योग 180 होता है। तो अगर ये मैंने 60 माना है, ये माना है, ये माना, तो ये कितना आ गया, 120 आ गया। अब आप इधर से देखें बच्चे, ये 120 है, 2 और 3 एक सरल रेखा पे बैठे हैं, तो बोलो ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये सरल रेखा पे बैठे हैं कि नहीं बैठे। तो 120 अगर ये आ गया तो फिर ये कितना आएगा, 60 आएगा। अब देखो बच्चों, ये मैंने 60 माना है और ये एक सरल रेखा है, तो बताना अगर ये 60 है तो ये 120 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, समझ पाए आप, ये 120 आएगा। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि संगत कोण होते हैं ना, जैसे
जैसे ये रेखा है और इस पे ये तिरछी रेखा है, तो मैं आपसे ये भी कह चुका हूं कि ये रेखा है ना और इस पे ये तिरछी रेखा है, क्योंकि ये दोनों तो मित्र हैं ना, ये दोनों तो समांतर हैं, ये तो एक जैसे ही हैं दोनों, ये कह सकते हैं आप पी क्यू को उठा लें और आप आर एस को उठा लें, दोनों बिल्कुल एक जैसी साड़ी पहने हुए हैं, एक जैसा वजन है, एक जैसी लंबाई है, दोनों एक ही हैं। तो जब ये जो जगह यहाँ पे ये 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो यहाँ पे भी तो ये 60 डिग्री बनाएगी, और अगर ये 60 है तो फिर ये 120 हो जाएगा, और ये 120 है तो ये 60 हो जाएगा, और ये 60 है तो फिर से ये 120 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मैंने तो सिर्फ ये 60 कहाँ से माना है तुम्हें दिखाने के लिए। तो अब आप देखेंगे बच्चे कि ये जो 60 है ये 60 के बराबर है, तो कोण पहला और तीसरा ये एक दूसरे के मुंह के सामने बैठे हैं। देखो इसका मुंह इधर है और इसका मुंह इधर है, तो इन दोनों को कहते हैं बच्चे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्ष अभिमुख, दोनों के चेहरे आमने सामने हैं, और ये 120 है और ये 120 है, और इन दोनों के चेहरे आमने सामने हैं। तो अब आप ध्यान रखेंगे विद्यार्थी कि शीर्षाभिमुख कोणों का मान सदा समान होता है, और शीर्षाभिमुख कौन से होते हैं? जिनके मुंह आमने सामने हैं, जैसे 60 के आगे ये है और इसके आगे ये है। एक बात। दूसरी बात बच्चे, ये ध्यान दें, ये एक समांतर रेखा है और ये भी समांतर रेखा है, दोनों बिल्कुल एक बात है। इस पे ये टेढ़ी पड़ रही है, ये भी टेढ़ी पड़ रही है, क्योंकि ये टेढ़ी रेखा है, तिर्यक रेखा है। बच्चे जैसा रिएक्ट ये कर रही है, यहाँ कितने डिग्री के एंगल बना रही है? 60 की, तो ऐसा ही रिएक्ट ये करेगी, ये भी 60 का बनाएगी। जैसा रिएक्ट ये कर रही है ऐसा ही रिएक्ट ये कर रही है, मतलब दोनों की एक जैसी संगति है। जैसे होता है ना, कई बार एक लड़का गांजा पीने लग जाता है, तो हम नहीं कहते गाँव में कि कैसे क्या चक्कर है, केदार के साथ बैठने लग गया क्या, केदार की संगति करने लग गया क्या? तो वो कहता है कि नहीं 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 नहीं, बाद में पता लगता है कि ये बात सच थी, वो केदार का दोस्त है, और केदार तो चिलम चाहिए नंबर 1 का, चिलम बिना पिए तो वो उसकी व्यवस्था नहीं बैठती। कई बार नहीं होता, जैसे मेरे गांव का एक लड़का है पंकज, तो वो रुकमपाल के साथ बैठने लग गया। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तू रुकमपाल के साथ बैठता है? अरे नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा बैठता कैसे नहीं? तीसरे दिन पता लगा कि यस वो रुकमपाल के साथ बैठता है, क्योंकि वो भी शराब पीता था और ये अपना पंकज भी शराब पीता है। तो मैं समझ गया ये दोनों की संगति एक जैसी है। तो देखो ये इस रेखा के ऊपर की साइड में बैठा है और ये इस रेखा के ऊपर की साइड में बैठा है, दोनों की संगति सेम है। ये इस रेखा के नीचे बैठा है और ये इस रेखा के नीचे बैठा है, तो देखेंगे संगत कोण भी एक दूसरे के समान होते हैं। जैसे इसका संगत कोण ये रहा, क्योंकि ये भी इसके ऊपर बैठा है, ये भी इसके ऊपर बैठा है, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे। तो आपने देखा कि संगत कोण कैसे होते हैं, जो एक जैसी संगति कर रहे हैं वो संगत कोण है। शीर्षाभिमुख मुंह के आमी सामी बैठे हैं, संगति एक जैसी। देखो ये भी इस पट्ट के ऊपर बैठा है, ये भी पट्ट के ऊपर बैठा है, ये पट्ट के नीचे, ये पट्ट के नीचे। पट्ट का मतलब कोई भी एक जगह, एक पट्टिया, कोई एक टुकड़ा पत्थर का पट्ट, टाड़ जिसे बोलते हैं। एक बात क्लियर है? अब बच्चे मैं तुमसे एक बात और पूछ रहा हूं, मैं ये वापस से सेव करते हैं, फिर इसे साफ सुथरा बनाते हैं। ये मैंने 60 का माना था, तो ये 120 का आ गया। कैसे? एक रेखा पे बने कोणों का ये 180 डिग्री, ये 120 है तो ये 60 होगा, ये 60 है तो ये 120 होगा, और ये इसके ऊपर बैठा है तो ये भी 60 का ही होगा, ये 60 का है तो फिर ये 120 का होगा, ये 120 का है तो इसे 60 का होना पड़ेगा, ये 60 का हो गया तो इसे 120 का होना पड़ेगा। अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि अगर मैं इन दोनों कोणों का योग करूं तो आप देखेंगे 60 और 120 दोनों मिलकर 180 हो जाते हैं। विद्यार्थी इन दोनों का योग करूं तो आप देखेंगे इन दोनों का योग भी 180 हो जाता है। अब इन दोनों को मैंने अंदर के कोण कह दिया। सर आपने इन्हें अंदर के कोण क्यों कहा? क्योंकि देखो ये ओटक में बैठे हैं, ओट मतलब समझते हैं एक आवरण में बैठे हैं, अंदर की तरफ बैठे हैं। 120 और 60 इसके और इसके अंदर बैठा है ना, देखो बड़े बढ़िया बैठे हैं, सर्दी भी नहीं लग रही होगी, एकदम अंदर बैठे हैं। तो इसका मतलब है ये अंतः कोण कहलाते हैं। कौन से कोण कहलाते हैं? अंतः कोण कहलाते हैं। क्या अंतः कोण का मान समान होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं साहब, अंतः कोण का मान समान नहीं होता, बल्कि अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखो 120 और 60, 120 और 60, और ये जो दोनों 60 और 120 ये बिल्कुल ठंड में बैठे हैं बाहर, तो इन्हें मैं बाह्य कोण कह देता हूँ। और अंतः कोणों का योग भी 180 डिग्री है, इनका भी योग 180 डिग्री होता है। ये अंतः कोण है, ये बाह्य कोण। एक बात समझ में आ गई आप लोगों के? समझ में आ गई। अब बच्चे हम बात करते हैं पता कि कौन से कोण पे, अब हम बात करते हैं एकांतर कोणों पे। एकांतर कोणों के बारे में कोई आप बहुत ध्यान उठाने की जरूरत नहीं है, आप इसे समझ लें एक बार के लिए। 60 120 है तो फिर तुम्हें 60 होना पड़ेगा और तुम्हें 120 होना पड़ेगा। तुम उस जैसी संगति करते हो, तुम उस जैसी संगति करते हो, तुम्हारी संगति ऐसी है और तुम्हारी संगति ऐसी है।
अब बच्चे एकांतर कोण क्या होता है, जैसे ध्यान रखें, जैसे ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर है, और बीच वाली ये जो रेखा है इसे नाम आपने ए बी दिया था अभी थोड़ी देर पहले। ए बी अगर तिर्यक रेखा है तो देखो इस तिर्यक रेखा के दोनों तरफ बैठे एंगल, दोनों तरफ, जैसे ये बैठा इस तरफ और ये बैठा इस तरफ, ऊपर नीचे दोनों तरफ बट ऊपर नीचे, वो कोण कहलाते हैं एकांतर कोण, वो एकांतर कोण कहलाते हैं। जैसे ये रेखा तिर्यक है ना, तो एक इस तरफ बैठा होगा और एक उस तरफ बैठा होगा, एक ऊपर की साइड में बैठा होगा, एक नीचे की साइड में बैठा होगा, 120 ऊपर बैठा है, 120 नीचे बैठा है, 60 ऊपर बैठा है, 60 नीचे बैठा है। तो बच्चे ये जो कोण है ये एकांतर कोण कहलाएंगे, और ये कोण भी कौन से कहलाएंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे। क्लियर है मेरे भाई। अब आप ध्यान से देखेंगे बच्चे, ये एक रेखा है, इधर बैठा है ये 60 और इधर नीचे बैठा है ये भी 60 है, इधर बैठा है ऊपर 120 और इधर भी बैठा है 120, ये भी एकांतर ही कहलाएंगे। कुल जमा बात ये है कि समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तो इसका ऊपरला हिस्सा इसके निचले हिस्से में जो एंगल बैठा है वो एकांतर कहलाता है, और एकांतर कोणों के मान हमेशा बराबर होते हैं। बट ये ध्यान रख लेना, ये वाला और ये वाला तो बाह्य एकांतर है, ये वाला और ये वाला बाह्य एकांतर है, और ये वाला एकांतर तो है बट ये अंतः एकांतर है, ये वाला और ये वाला एकांतर तो है बट अंतः एकांतर है। समझ में क्लियर है। अब जो लिखा हुआ है वो हम पढ़ लेते हैं। रेखिक कोण युग्म हमने पढ़ लिया, शीर्षाभिमुख कोण मैं पढ़ा चुका हूं। दो रेखाओं को प्रतिच्छेदन बिंदु पर बने आमने सामने के कोण, मुंह के आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कहलाते हैं। COB बच्चे देखें, विद्यार्थी एक चीज और मैं तुम्हें सिखा दूं, ये भी आप देख लें जरा, ये हमारे काम की है। ये देखें, जैसे मान लो ये और ये शीर्षाभिमुख है, ये हमने 60 का मान लिया तो ये भी 60 का होगा। क्लियर है। तो फिर ये 60 का हो गया तो ये कितने का हो जाएगा, 120 का, और ये भी कितने का हो जाएगा, 120 का, क्योंकि ये और ये शीर्षाभिमुख है। अब बच्चे क्या करा, मैंने इसका आधा खींचा, देखना इसका कोण अर्धक खींच रहा हूं, अर्धक का मतलब है इसका आधा कर रहा हूं, इसका मैंने आधा कर दिया। तो बच्चों ये इतना कितना बच्चा, 60 बच्चा, और ये कितना बच्चा, 60 बच्चा, इसका भी आधा कर दिया तो ये कितना बच्चा, 60 बच्चा, और ये कितना बच्चा, 60 बच्चा। तो अब आप देखेंगे शीर्षाभिमुख कोणों का जब हमने आधा किया तो अब आप देखेंगे यहां से यहां तक का जो एंगल बनेगा ना वो 180 बनेगा। कैसे, देखो ये 60, ये 60 और ये 60, तो हम ये भी कह सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोणों के अर्धक खींच दिए जाएं तो वो अर्धक ऐसे खींचेंगे कि वो बिल्कुल सीधी रेखा बन जाएगी। कैसी रेखा बन जाएगी, सीधी रेखा बन जाएगी। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोणों का अगर समद्विभाजन कर दिया जाए तो जो समद्विभाजक होंगे, जो रेखाएं होंगी जो विभाजन कर रही हैं वो बिल्कुल सीधी सट होंगी, मतलब 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये बात मुझे समझानी थी। दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु पर आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। यस, हम जानते हैं। कोण COB, यस, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, COB और AOD, यस, और ये वाला एंगल COA और BOD, बी शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोणों के अगर अर्धक खींचे तो वो एक सरल रेखा में, सरल रेखा का मतलब है कि उनके बीच में जो एंगल बनने जा रहा होगा वो 180 डिग्री बनने जा रहा होगा। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, मैं आज से 5 दिन पहले इनको पढ़ा चुका हूं। ओ यस, संगत कोण, एक जैसी संगति कर रहे हैं, तू भी गांजा पीता है, तू भी गांजा पीता है, तू भी नशा करता है, तू भी नशा करता है, तुम और तुम एक जैसे, तुम और तुम एक जैसे। कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा, क्योंकि आप देख लें एक जैसी, जैसे ये इसके ऊपर बैठा है, ये इसके ऊपर बैठा है, दिख रहा है भाई। कोण 4 और कोण 8, ये भी, ये तू पट्ट के नीचे है, तू भी पट्ट के नीचे है, पट्ट मतलब ऐसे टांड। 2 और 6 ये दोनों गांजे वाले हैं, 3 और 7 ये दोनों शराब वाले हैं। संगत कोण का मान समान होता है, बिल्कुल एक जैसी संगति कर रहे हैं तो उनके आचरण एक जैसे होंगे। मैं ये पूछ लो, अपने गांव में पूछ लेना, कालिदास से पूछ लो, किसी से पूछ लो। एकांतर कोण मैं बता चुका हूं, तिर्यक रेखा के इधर ऊपरला और ये नीचेला, ये एकांतर है। इधर ऊपरला इधर नीचेला, ये भी एकांतर है। इधर ऊपरला और इधर नीचेला, ये भी एकांतर है। और इधर ऊपरला और इधर नीचेला, ये भी एकांतर है। बट ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, और इनको कहेंगे अंतः एकांतर। ठीक बात, ये और ये बराबर है, ठीक बात, और ये बराबर है, ठीक बात। बट ये है बाह्य एकांतर। जब तो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के विपरीत ओर, मतलब एक जालंकु और बनने वाले अंतः कोण और बाह्य कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। तथा अंग्रेजी, ये कोई नौटंकी मत करना, जेड सैड मुझसे नहीं आती। बनने वाले एकांतर कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं साहब।
चित्रानुसार इसमें पी क्यू और आर एस दो ही समांतर रेखाएं, ए भी एक तिर्यक रेखा है, मुझे पता है। बाह्य एकांतर कोण, कोण 1 और कोण 7 बाह्य हैं, कोण 2 और कोण 8 बाह्य हैं साहब। आंतरिक एकांतर कोण 4 और 6 और 3 और 5 आंतरिक हैं साहब। यस, हाँ, दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो उससे बनने वाले एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, मुझे पता है, मैंने बता दिया बच्चों को पहले। अंतः कोण अंदर बैठे हैं, छाया में बैठे हैं, 3 और 6 इन दोनों का योग भी 180 डिग्री होगा, कोण 3 और कोण 6 का। और कोण 4 और कोण 5 इन दोनों का योग भी 180 डिग्री होगा। दोनों अंतः कोण है, कोण 4 5, यस, कोण 3 6 अंतः कोण है। दोनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण 4 + 5, कोण 3 + 6 180। अरे वाह, बहुत शानदार लिखा है। बाह्य कोण ये 1 2 और 8 और 7 ये बाह्य कोण है। अगर बच्चों 1 में 8 जोड़ेंगे तो 180 आएगा, 2 में 7 जोड़ेंगे तो भी 180 आएगा। इन्होंने लिखी नहीं लिखी तो कोई बात नहीं, पर आपको तो पता ही है। संगत कोण बराबर होते हैं, मैं भी जानता हूं, गांव में भी कहते हैं जैसी संगति करेगा वैसा असर आएगा। संगत कोण बराबर। एकांतर कोण बराबर होते हैं, मुझे पता है। अंतः कोण संपूरक होते हैं। अच्छा, क्या ये तीनों 6 अंतः कोण है और क्या इनके दोनों का योग 180 है? तो जब 180 होता है तो उन्हीं कोणों को तो संपूरक कोण कहते हैं। उपरोक्त कथनों के विलोम भी सत्य होते हैं, अर्थात दो सरल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे और संगत कोण बराबर हो तो वो रेखाएं समांतर होंगी। वो कहना क्या चाह रहा है कि अगर दो रेखाएं हैं और जैसे मैंने रैंडमली कोई दो रेखा खींच ली और तुम कह रहे हो कि ये वाला है ना इसके बराबर है, कोण 1 कोण 2 के बराबर है, तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि ये जो रेखा खींची थी ना ये रेखा, ये समांतर रेखाएं हैं दोनों। ये इसका उल्टा भी ठीक है। और अब इस पे हम सवाल है तो मैं अब थोड़ी देर आराम करें, इसके बाद मैं या फिर मैं सवालों को करा ही दूं एक साथ। चलो कर लेते हैं। देखें, एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है। आपको पता ही है कि एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, असंख्य संख्या होती है। यूपी टेट ने 2020 में पूछा है। आगामी देखेंगे, दो समांतर रेखाओं के बीच दूरी फिक्स होती है साहब, बदलती नहीं। आप बॉम्बे चले जाएं ट्रेन की पटरियों में वही दूरी बचेगी, बराबर रहती है। यस, जानता हूं। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो फिर क्या होगा? तो उनसे बनने वाले कोणों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आर्टेट, तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले अंतःकोण बराबर होते हैं, अंतःकोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर नहीं होते। कौन सा कथन सत्य है? एकांतर कोण बराबर नहीं होते, संगत कोण बराबर होते हैं, तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले बाह्य कोण बराबर होते हैं। वापस देखते हैं, तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले बाह्य कोण बराबर होते हैं, ठीक है। एक तरफ बनने वाले बाह्य, कौन सा कथन सत्य है? ये तिर्यक रेखा के एक, मैं बना लेता हूं, नहीं रे, ये देखो तिर्यक जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले बाह्य कोण, एक तरफ बनने वाले बाह्य कोण 1 और 8 है, 1 और 8 है। फिर बनने वाले बाह्य कोण बराबर होते हैं, नहीं रे, गलत बात है ये तो। दूसरी बात क्या है? संगत कोण बराबर होते हैं, ये बात तो सही है। संगत कोण बराबर होते हैं, ये बात तो सही है। जैसी संगति वैसी रंगति। एकांतर कोण बराबर नहीं होते, नहीं, गलत बात है ये। एकांतर कोण बराबर होते हैं, मैंने पढ़ा है। तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले अंतःकोण बराबर होते हैं, ये क्या बात हुई? तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले अंतःकोण 1 2 3 4 5 6 7 8। तिर्यक रेखा ये रही, एक तरफ बनने वाले अंतःकोण 4 और 5 है। क्या 4 और 5 बराबर है? नहीं रे, 4 और 5 का योग 180 होता है, बराबर तो मैंने कभी नहीं लिखा। तो तुम भी गलत हो, तो सत्य तो तुम अकेले हो। संगत कोण बराबर होते हैं, सी इज द राइट आंसर। कौन सा कथन सत्य नहीं है? अच्छा, सत्य नहीं है मतलब गलत ढूंढना है, हमें ढूंढना है गलत बात। गलत बात कौन सी है? संगत कोण बराबर होते हैं, दिस इज द ट्रू, ये बात तो सच है। एकांतर कोण बराबर होते हैं, दिस इज द ट्रू, हमें तो गलत बात ढूंढनी है। तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले अंतःकोणों का योग दो समकोण, दो समकोण का मतलब 180 डिग्री, ये वाली बात भी सही है। तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले अंतःकोणों का योग एक समकोण 90 डिग्री के बराबर, ना 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 ना, गलत बात। इसका डी ऑप्शन सही है, यही वाली बात गलत है। हमें गलत बात ढूंढनी थी तो डी पे बात गलत लिखी हुई है। दी हुए चित्र में दो समांतर रेखाओं को काटती तिर्यक रेखा के साथ बने हुए एकांतर कोण है। यस, मैं बता सकता हूं कौन कौन से हैं। कोण 1 और 8 और कोण 2 और कोण 7, ये एकांतर है। 1 और 8 है ऑप्शन में किसी में,
1 और 8 इसमें है, खत्म हो गया सवाल। और 2 और 7, 2 और 7 ये भी एकांतर है, बट ये अंतः एकांतर नहीं है, बाह्य एकांतर है। तो बाह्य एकांतर भी तो एकांतर ही होते हैं। 1 और 8 एकांतर हैं, यस ऑब्वियसली, और ये बराबर भी होते हैं, आपको पता है बराबर भी होते हैं। 2 और 7 ये भी एकांतर हैं, बट ये बाह्य एकांतर हैं। ऑप्शन ए इज द राइट। एक तिर्यक रेखा 3 समांतर रेखाओं का प्रतिच्छेदन करती है, तो इस प्रकार बने कोणों के भिन्न मानों की संख्या क्या होगी? अच्छा, मतलब कितनी मान आ सकते हैं ना। एक तिर्यक रेखा 3 समांतर रेखाओं को 1, 2 और 3 प्रतिच्छेद करती है। जैसे मैंने ये मान लिया ये 60 है, तो बताना फिर ये कितना होगा? 120। और ये 120 है तो ये 60, और ये 60 है तो ये 120। अब ये 60 है तो ये वाला भी 60 होगा और ये वाला भी 60 होगा। ये 120 है तो ये वाला भी 120 होगा और ये वाला भी 120 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि संगति करेगा तो असर तो आएगा। 120 है तो ये भी 120 होगा, निचला 60 और निचला 60 होगा। आपने देखा इसमें हमने दो ही वैल्यू लेके आ पाए, एक तो 60 आ रही है और एक 120 आ रही है। इन दो के अलावा कोई मान आ पा रहा है? कोई मान नहीं आ पा रहा। तो भिन्न भिन्न कितने मान हो सकते हैं? ओनली दो ही मान आ सकते हैं। तीसरा कोई वैल्यू निकल के ही नहीं आ रही कि किसी का मान 150 आ जाए कि 80 आ जाए, नहीं रे, सिर्फ दो ही मान आ रहे हैं। 270 डिग्री माप का कोण उदाहरण है। न्यून कोण ना, न्यून कोण तो 90 से छोटा होता है। अधिक कोण नहीं, 90 से 180 होता है। समकोण तो 90 होता है, पूरा गांव जानता है। प्रतिवर्ती कोण तो सर पढ़ा ही नहीं पढ़ा तो मत पढ़े। ये तो पढ़े हैं, ये तो पढ़े हैं, ये तो नहीं है ना, तो फिर तू ही होगा। तू, मैंने भी नहीं पढ़ा, पर मुझे पता आंसर तू ही होगा, क्योंकि ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, यही आंसर है। 4 सही 1/3। आपको पता है ये 4 सही 1/3 लिखा हुआ है, 4 + 1/3। अब इसको कन्वर्ट करना है किस में? समकोण में बदलना है। बदल दूंगा मैं तो 1 मिनट में। 4 सही 1/3 को समकोण में बदलना है बच्चे, तो गुणा करना पड़ेगा ना 90 से। अब ये कर लेते हैं, 4×12 और 13/4×12 13/3 गुणा 90। 3 से कटेगी 30 बार, 13×3 = 39। 390 है क्या? सी इज द राइट आंसर। आया हुआ था वो भी सवाल है ना, कहाँ ये रहा, किसमें आया है? सीटेट 2012 में। 3.5 का मतलब 3 से 8 ज्यादा, 3 से 8 ज्यादा, इसका मतलब है 3 सही 1/2। किसमें बदलना है सर? इसमें बदलना है, 90 डिग्री से गुणा करना है। समकोण में बदलना है ना, नहीं 3.5 समकोण, ये रहे 3.5 समकोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री। 3 दूनी 6 और 1 7/2 का गुणा किससे करना है? 90 से गुणा करना है। 2 से 45 बार, और 4 7 28, 5 दूनी के 30, तो ये आ जाएगा 300 है क्या? ओके, नहीं है, गलत है ना। 7 चौक 28, 5 7 35, 280 और 35 315। सही है, क्लियर है मेरे भाई। अगला सवाल करेंगे आप, ये खुद करें आप। एक कोण अपने पूरक कोण एक कोण अपने पूरक कोण का दोगुना है, ठीक है। एक कोण हमने मान, देखो आप मुझे बताइए कि पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। एक कोण अगर x का है तो अगला कोण कितने का होगा? तो 90 - 1 का होगा। एक कोण अपने पूरक कोण का, अगर ये एक कोण हमने x मान लिया, तो ये कौन सा कोण हो जाएगा? इसका पूरक कोण। ये तो मैं बता चुका हूं कि दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। तो एक कोण x है तो पूरक कोण कितना होगा? 90 - x होगा। एक कोण है ना अपने पूरक कोण का दोगुना है, तो x है ना वो दोगुना है किसका? अपने पूरक का। तो पूरक कौन था सर? 90 - x का दोगुना है, तो ये हो जाएगा 180 - 2x बराबर के x। और ये इधर आएगी तो ये 3x हो जाएगी बेटा, जुड़ जाएगी। और 3x की वैल्यू 180, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। है क्या कोई ऑप्शन में 60? नहीं है। अगर ऑप्शन में 60 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब है ये वाला जो एंगल है ये तो हो जाएगा सर 60 डिग्री का, और ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा 90 - 60 मतलब है 30 डिग्री का। तो अब देखो 30 है क्या ऑप्शन में? है ना, तो ऑप्शन 30 इस सवाल का सही आंसर है। सर 60 और 30 दोनों होते? दोनों नहीं होते, चिंता ना करें।
साथियों अगला प्रश्न है कि दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है, तो दोनों कोणों के मान क्या होंगे। विद्यार्थी कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है। क्या आपको नहीं पता कि कोटि पूरक कोणों का जो योग होता है, कोटि पूरक का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री, उन दोनों का योग होता है बच्चे 90 डिग्री। और अंतर आप मुझे बता रहे हैं कि अल्फा माइनस बीटा जो है वो 40 डिग्री है। क्लियर है। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चे तो ये आएगा 2 अल्फा, और 2 अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 130। देन अल्फा की वैल्यू आएगी 2 छके 12 और 2 पंजे के 10। अल्फा आ गया बच्चों 65 डिग्री। अगर अल्फा 65 है तो बीटा जो होगा बच्चे वो होगा 90 माइनस 65, इट मीन्स 25 डिग्री। आप मेरी बात समझ पाए होंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। क्लियर है मेरे भाई। इसका मतलब है इसमें से एक एंगल होगा 65 का और जो सेकंड एंगल होगा 25 का, दोनों का योग होगा 90 और दोनों का डिफरेंस होगा 40। क्लियर है। इस सवाल का दूसरा तरीका क्या हो सकता है ये भी आप जरा चेक कर लें। दूसरे तरीके का मतलब है देसी वे। देसी वे का मतलब है विद्यार्थी जैसे 90 रुपए को हमें दोनों भाइयों में बांटना है। जैसे मेरी माँ ने 90 रुपए रखे अपने पास और उसे मुझ में और मेरे भाई बड़े भाई में बांटने हैं, लेकिन माँ चाहती है कि बड़े भाई को 40 रुपए ज्यादा मिले, तो वो क्या करेगी, बेसिकली 40 रुपए को छुपा लेगी। अगर 40 रुपए छुपा लिए तो कितने रुपए बचे, 90 रुपए बचे। अब सॉरी 40 रुपए छुपा लिए तो 50 रुपए बचे, और 50 रुपए में से 25 मुझे पकड़ा देगी और 25 भाई को पकड़ा देगी, और जो 40 रुपए छुपा रखे थे वो भाई के लिए वापस से दे देगी। तो भाई के खाते में कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा, और मेरे पाते में कितना चला जाएगा, 25 चला जाएगा। आप मेरी बात समझिए होंगे, ऐसा मेरा मन है, ऐसा मेरा मानना है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर है। खत्म बात। एक कोण अपने संपूरक कोण का आधा है। क्लियर है विद्यार्थी। जैसे मैं मान लूं कि एक एंगल अल्फा है तो उसका संपूरक कोण होगा 180 माइनस अल्फा, क्योंकि दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री। अगर एक अल्फा है तो दूसरा होगा 180 माइनस अल्फा। अपने संपूरक कोण का आधा है, इसका मतलब है प्रश्नानुसार अल्फा है संपूरक कोण 180 माइनस अल्फा का आधा, ये वाली बात वो कह रहा है। तो 2 अल्फा की जो वैल्यू है बच्चे वो है 180 माइनस अल्फा, इधर जाएगा मेरे भाई तो 3 अल्फा की वैल्यू है 180, तो अल्फा की वैल्यू होगी बच्चे 60 डिग्री। क्लियर है। एक एंगल 60 हो जाएगा और अगला एंगल हो जाएगा 180 माइनस 60, इट मीन्स 120। क्लियर है। तो आप देखेंगे एक 60 डिग्री का है और एक 120 डिग्री का है। अब देखो क्या 60 ऑप्शन में है क्या, तो 60 तो ऑप्शन में नहीं है, तो फिर ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन में 120 है, तो 120 इस सवाल का आंसर है। सर क्या दोनों हो सकते हैं ऑप्शन में, दोनों नहीं होंगे। दोनों होते ही विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएगा, रेट लगती फिरेगी और समस्या पैदा होगी। क्लियर है मेरे बच्चे। कोई एक होगा, अगर 60 होता तो मैं 60 को टिक कर देता। अगला देखेंगे विद्यार्थी, उस कोण की माप क्या होगी जिसका संपूरक कोण, जैसे मान लो एक एंगल अल्फा है और अगर अल्फा का मैं पूछूं तुमसे कि अल्फा का कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो अल्फा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 माइनस अल्फा। क्यों, क्योंकि अल्फा और दूसरा बीटा मिलकर क्या बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। उनमें से एक मैंने अल्फा मान लिया, तो अल्फा का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब है कोटि पूरक कोण क्या होगा, 90 माइनस अल्फा। और अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री है, मतलब है दो कोण संपूरक हैं, उनमें से एक अगर अल्फा है तो दूसरा जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा बच्चे वो होगा 180 माइनस अल्फा। आप मेरी बात समझ पाए। अल्फा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस अल्फा और अल्फा का सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस अल्फा। अब वो क्या कह रहा है, एक कोण की माप क्या होगी जिसका संपूरक कोण यस उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है। खत्म। संपूरक कोण ये रहा 180 माइनस अल्फा है, तिगुना किसका तिगुना है सर, उसके कोटि पूरक कोण का तिगुना है। तो कोटि पूरक कोण कौन सा है, 90 माइनस अल्फा, और 90 माइनस अल्फा का तिगुना है। तो ये हो जाएगा 270 माइनस के 3 अल्फा इज इक्वल टू 180 और माइनस के अल्फा। पक्षांतरण करेंगे बच्चे तो 270 में से 180 घटेगी तो ये 90 आ जाएगा, ये माइनस के 3 अल्फा उधर जाएगा तो ये प्लस में होगा, और प्लस के 3 अल्फा में से अल्फा घटेगी तो ये आएगा बच्चे 2 अल्फा।
तो यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू आएगी विद्यार्थी वो आ जाएगी 45 डिग्री। है क्या कोई ऑप्शन? यस, ऑप्शन बी इस सवाल का राइट आंसर है। क्लियर है मेरे भाई? ये यूपी टेट सॉरी यू टेट उत्तराखंड ने पूछा है 2021 में। अच्छा सवाल था, कोई भी विद्यार्थी कंफ्यूज हो सकता है, इस लेवल का ये प्रश्न था। अगला देख, ये तो इजी हो गया भैया, ये तो रेखिक कोण युग्म है। रेखिक कोण युग्म कौन से होते हैं मेरे भाई? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो वो एक ही रेखा पे बने हो तो वो रेखिक कोण युग्म है। और ये संपूरक भी होते हैं, ये बात भी सच है। और वो कह रहा है कि x माइनस बाई की जो वैल्यू है वो 80 डिग्री है। अच्छा है, तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चे तो बाई तो कट ही जाएगी और ये आ जाएगा 260। तो इसका मतलब है जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 130। दो एकम तो, तेरे दूनी 26। x की वैल्यू 130 है, तो x और बाई के मान बताइए, कोई भी बता देगा। x की वैल्यू 130 है तो बाई की वैल्यू होगी 180 माइनस के 130। बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 आ जाएगी। और 130 और 50, क्लियर है? ये 130 हो जाएगा तो फिर ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और 130 और 50 दोनों मिलकर कितना बना देंगे? दोनों मिलकर बना देंगे 180 डिग्री। x का मान 130 और बाई का मान 50। समझ पा रही है? अब कहानी पूरी आ रही है समझ में? समझ नहीं आती हो तो आप वीडियो को दोबारा देख लिया करें, और तो क्या ही सॉल्यूशन है। क्लियर है मेरे भाई? और ये भी अच्छा है। विद्यार्थी कभी भी जैसे एम उम ऐसे कोई बन रहा हो ना, तो मेरा ये खुद का निजी मानना है कि इस तरह के सवालों में आपको रचना करनी होती है। रचना इन द सेंस चित्र को खुद भी डिजाइन करना होता है थोड़ा बहुत, ऐसा मेरा मन है। क्लियर है मेरे बच्चे? ऐसा मेरा मन है। अब देखो, ए बी और सी डी ये दोनों समांतर हैं। ए बी और सी डी कैसी हैं? समांतर है। कोण एक्स 30 डिग्री दे रखा है, हमने लिख लिया 30 है, बिल्कुल है साहब। कोण बाई 60 बिल्कुल है साहब। तो बीपीडी, ओहो बीपीडी क्या होगा? बीपीडी मतलब है ये वाला कोण पूछा है, इस वाले कोण की वैल्यू पूछी है आपसे। मैं एक छोटी सी गणित पूछूं मेरे भाई, कि अगर मैं यहां से एक रेखा ड्रॉ कर दूं, एक रेखा बिल्कुल सीधी, सीधी इन द सेंस बच्चे, इसका मतलब है मैं अगर सीधी रेखा ड्रॉ कर रहा हूं बच्चे, इसका मतलब है ये रेखा समांतर भी होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? ये रेखा कैसी होगी? समांतर होगी। अगर ये रेखा समांतर है, क्योंकि अगर ये रेखा इसके समांतर है तो इसके समांतर भी होगी। कह चुका हूं नियम में कि यदि दो रेखाएं आपस में समांतर हैं और आपने कोई नई रेखा ड्रॉ करी जो कि किसी एक के समांतर है, तो वो दूसरी के भी समांतर होगी, ऐसा हम कह चुके हैं। अब बच्चे आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एकांतर कोण है। बोला है कि नहीं है? एकांतर कोण है। अगर एकांतर कोण है तो ये x 30 है, तो ये भी कितने का होगा? 30 का होगा। अब आप ध्यान से देखें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी एकांतर है, तो ये 60 है तो ये भी कितने का होगा? 60। इसका मतलब ये पूरा मिलकर कितने का बनेगा? 90 का बनेगा। अगर ये पूरा 90 का है और आप बचपन से पढ़ते आए कि एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग होता है 360, तो ये जो बचेगा एंगल बीपीडी, एंगल बीपीडी जो बचेगा वो होगा विद्यार्थी 360 माइनस के 90, और ये आएगा 270। हाँ या ना? अच्छा, आपसे ये पूछ लेता, इधर वाला पूछ लेता ये वाला हिस्सा, तो ये वाला होता 90, लेकिन आपसे ये इधर वाला पूछा है ये वाला हिस्सा, तो ये होगा 270। ओ देखो 90 भी ऑप्शन में है, गच्चा मत खा जाना। बीपीडी पूछी है उसने, बी पी और डी, मतलब ये एंगल पूछा है। अगर ये एंगल पूछा तो इस सवाल का आंसर होगा 270। वो देख देख दे रखा था, ऐसे उसने कर रखा है, ये निशान बना रखा था। क्लियर है? बाकी की बच्चा वो वाला भी निकाल सकता था, 90 डिग्री कह सकता था, और ये 270 इस सवाल का आंसर है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। संलग्न आकृति में ए बी समांतर है सीडी। ए बी किसके समांतर है बच्चे? सीडी के समांतर है। तो x का मान बताइए। अब तो ये क्लियर ही है, इधर वाला मैंने कह चुका हूं, एम वगैरह ऐसे कोई सिंबल हो आपको रचना खुद से करनी पड़ेगी। आप अभ्यास करेंगे तो ये बात आपको बहुत समझ में अच्छे से आ जाएगी। अब मैं एक लाइन खींच लेता हूं इसके समांतर। सर ये किसके समांतर खींच रहे हैं आप? इन दोनों रेखाओं के समांतर रेखा एक और मैं अपनी तरफ से खींच रहा हूं, और ये खींच दी मैंने। क्लियर है बच्चे? अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं बात, अगर ये समांतर रेखा है तो आप बताना ये एंगल और ये एंगल दोनों एकांतर कोण होंगे। इसका मतलब है ये 80, तो एकांतर कोण तो 80 होगा। ये एंगल और ये एंगल भी एकांतर कोण होंगे, तो ये 20 होगा। और आपसे एक्स ही पूछा है तो अब मैं इसमें क्या बता दूं? 80 और 20 100 होता है। अब मैं क्या बताऊं इस वाले में, है ना? और ये हो जाएगा इस सवाल का फाइनल आंसर। आप मेरी बात समझ पाए होंगे। क्लियर है कहानी? और अगला
देखेंगे मेरे बच्चे, दिए गए चित्र में, हो गया ना ये, तो ये हो गया ऑप्शन ए। अब देखा अगला, दिए गए चित्र में ओपी समांतर है आर एस। ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये रीट ने पूछा 2021 में, है ना। इसमें भी रचना करनी होती है विद्यार्थी। अब देखेंगे, रचना मैं इसी में कर दूंगा, है ना। अब देखें, ओपी समांतर क्या है, आर एस। क्लियर है। आप सवाल पढ़ेंगे, दिए गए चित्र में ओपी समांतर है आर एस के। क्लियर है। और कोण ओपी क्यू, कोण ओ पी क्यू इज इक्वल टू 100 डिग्री है, और ये 140 डिग्री है, तो पी क्यू आर, ओहो, ये मैं एक्स मान लूं थोड़ी देर के लिए, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी, नहीं है ना। अब मैं तुमसे एक बात पूछूं विद्यार्थी, अगर मैं यहाँ पर अगर एक समांतर रेखा खींचूं, क्योंकि ये दोनों समांतर है, तो ये भी जो होगी तो वो दोनों के ही समांतर होगी, और हमने एक समांतर रेखा खींच दी। मुझे लगता है इस रेखा पे किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। ये मुझसे हल्की सी टेढ़ी हो गई है शायद, है ना। ओके, तो ये ऐसे नीचे नहीं होगी क्या? नहीं, कोई नहीं, मैं वापस से बनाऊंगा फिर। तो ये थोड़ी सी मुझसे टेढ़ी हो गई है, बस लास्ट बना रहा हूँ, बन जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। अब देखें मेरे भाई, अब मैं तुमसे कहता हूं कि ये जो रेखा मैंने खींची है, ये ऊपर वाली के भी समांतर और इस वाली के भी समांतर है। अगर ऐसा है बेटा, तो ये रेखा समांतर है मेरे भाई। तो अब मुझे ये बता दें कि अगर ये रेखा इसके समांतर है, तो क्या ये रेखा तिर्यक रेखा होगी? बोलो। अगर ये रेखा इसके समांतर है, तो ये जो रेखा है वो तिर्यक रेखा होगी, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा कैसी है? समांतर है, हाँ या ना। अगर ये तिर्यक रेखा होगी बच्चे, तो ये जो दोनों एंगल हैं, ये कहलाते हैं अंतःकोण। कल बताया था थोड़ी देर पहले। और अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो ये अगर 140 है, तो ऑब्वियसली ये कितने डिग्री होगा? 40 डिग्री होगा। बोलो हाँ या ना। ये कितने डिग्री होगा बेटा? 40 डिग्री होगा। और आप देखें कि अगर ये रेखा और ये रेखा समांतर है, तो ये जो रेखा है वो तिर्यक रेखा का काम करेगी, टेंजेंट लाइन का। तो ये अगर 40 है बच्चे, तो ये होगा 80 डिग्री, क्योंकि इन अंतःकोणों का जो योग होता है हमेशा वो 180 डिग्री होता है। तो अब आप इधर ध्यान से देखेंगे, ये एक सीधी रेखा है, ये एक सीधी रेखा है, और आपको पता ही है कि सीधी रेखा पे बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 में से 80 और 40, 120 तो गए। तो ये कितने का बचने लग रहा होगा? ये बचने लग रहा होगा 60 डिग्री का। है कि कोई ऑप्शन में? अब आप देख लें, 60 और 40, 100 और 180, और ऑप्शन सी इस सवाल की राइट आंसर है। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ पाए होंगे। क्लियर है मेरे भाई। अगला प्रश्न देखेंगे, ये भी अच्छा लग रहा है, वनरक्षक 2022 ने पूछा है। देख लेते हैं क्या कहता है। दी गई आकृति में ए बी समांतर है सीडी के, इसका मतलब है ये वाली जो रेखा है और ये वाली जो रेखा है वो समांतर है, मतलब है सेम डिस्टेंस है। एक्स प्लस वाई पूछा है, ओहो ठीक है, कोई नहीं, मैं चित्र में ही समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझने की कोशिश करना। विद्यार्थी आप ये ध्यान से देखें, इस रेखा के ऊपर बैठा एंगल और इस रेखा के ऊपर बैठा पूरा एंगल, क्या ये संगत कोण है कि नहीं है? आप मुझे बताइए, संगत कोण है। और आप पूरा गांव ये वाली बात जानता होगा कि जो संगत कोण होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? वो समान होते हैं। संगत कोण हमेशा कैसे होते हैं? समान होते हैं। संगत कोण इक्वल होते हैं। अगर इक्वल हैं बच्चे, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो 40 डिग्री है वो बिल्कुल बराबर होगा 30 प्लस बाई के। क्यों? क्योंकि एक रेखा के ऊपर बैठा है, मतलब इसकी भी संगति वही है जो इसकी संगति है। देखो संगति का खेल है, ये पूरा वही है, ये इस रेखा के ऊपर बैठा है और ये इस रेखा के ऊपर बैठा है, तो संगति दोनों की सेम है। तो है सेम तो सेम होंगे। तो यहां से जो बाई की जो वैल्यू आने लग रही होगी बच्चे, वो आने लग रही होगी 10 डिग्री। खत्म बात। बाई की वैल्यू हमने निकाल ली, कितने डिग्री आई है बेटा? 10 डिग्री आई है। आ गई कि नहीं आ गई? आप बताइए। बाई की वैल्यू 10 डिग्री आ गई। अब मैं तुमसे एक छोटी सी गणित पूछूं। छोटी सी गणित क्या है मेरे भाई? क्या एक रेखा पर बने सभी कोणों का एक 180 डिग्री होता है? बोलो होता है नहीं होता? एक रेखा पर बने सभी कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है, उसमें से जैसे मैं ये रेखा है, ये रही, इसके सभी कोणों का योग, इसका इसका और इसका मान 180 डिग्री होना चाहिए। तो आप मुझे खुद बताइए, ये 40 है और ये 40 है, तो 40 और 40 80 हो गए। 80 हो गए तो ये कितने का बचा? 100 का बचा। दिखाई देने लग रहा है? ये कितने का? 40 का, ये 40 का, तो ये 100 का बचा। अब मुझे बताइए, ये त्रिभुज जो है, ये जो त्रिभुज है, आप इस त्रिभुज को थोड़ा ध्यान से देखें, ये जो ट्राइंगल है, इसमें ये हमने निकाल लिया कि 100 डिग्री का है। बोलो निकाला कि नहीं निकाला? ये 100 डिग्री का है। और ये आपको पता ही है, पहले से आपने नहीं निकाला, 30 डिग्री का है।
तो अब ये बचा x डिग्री का। तो 100 और 30 130 होते हैं और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये कितने डिग्री बचा भाई साहब? 50 डिग्री। और आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस बाई। तो x प्लस बाई की जो वैल्यू होगी बच्चे वो होगी 50 प्लस 10। और इस सवाल की जो आंसर आने लग रही होगी वो आने लग रही होगी 60 डिग्री। है कोई ऑप्शन में? ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। और ये बहुत अच्छा भी है थोड़ा सा। क्लियर? ओ एक और आ गया। ये यूपी टेट नवंबर 2018 में पूछा है। वो लिखा है, कोने पर लिख दिया इन्होंने। ओ ये y माइनस एक्स की वैल्यू पूछी है और ये रेखा समांतर है। कोई बात नहीं, अगर समांतर रेखा है बच्चे तो आप मुझे बताइए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल समान होंगे। क्यों समान क्यों होंगे भैया? आपको कैसे पता? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण हैं, एक दूसरे के मुंह के सामने बैठे हैं। तो ये 100 डिग्री का है तो ये भी 100 डिग्री का होगा। एक बात। अच्छा मास्टर, एक बात और पूछनी थी, क्या अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है? अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। अंतःकोण समान नहीं होते। अगर 180 डिग्री होता है तो इसका मतलब है 100 प्लस 22 दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। और इसका मतलब है जो बाई की वैल्यू आने लग रही होगी वो आने लग रही होगी 80 डिग्री। क्लियर है? अब मैं आपसे ये पूछूं, ये x जो है ये इसके शीर्षाभिमुख कोण के बराबर होगा। तो अब आप ये भी समझ गए होंगे कि ये रेखा अगर समांतर है तो ये जो दोनों एंगल होंगे वो होंगे अंतःकोण। और अंतःकोणों का योग पूरा गांव जानता है कि अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, देन x इज इक्वल टू 60 डिग्री। बोलो हाँ या ना। बाई की वैल्यू 80 डिग्री आ गई और x की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। वापस से देख लेते हैं, चेकआउट भी कर लेते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। बाई की वैल्यू कितनी आई है? 80। हम देखें बच्चे 80 आई है तो ये सच है क्या? तो 100 और 80 180 सच है। x की वैल्यू 60 आई है तो क्या ये सच है? क्या ये सच है? 100 120 और 60 180। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है बाई माइनस एक्स 80 माइनस 60, देन आंसर इज इक्वल टू 20 डिग्री। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। और अगला देखते हैं। और ये रहा अगला प्रश्न। ये ऑप्शन कौन सा था? ऑप्शन बी। ये सी सवाल का राइट ऑप्शन है ना। 20 ऑप्शन सी फॉर चित्तौड़गढ़ इज द राइट ऑप्शन। दिए गए चित्र में पी समांतर है क्यू के। ओहो, मतलब है ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर रेखाएं। ओके, अगर ये दोनों समांतर हैं तो ये जो हैं ये सब तिर्यक होंगी, तिर्यक रेखा होंगी। कोई बता सकता है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये तो मैं बताए बिना नहीं मानूंगा कि तू भी 30 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि तू शीर्षाभिमुख कोण है। तू 30 है तो तू 95 होगा। क्यों? क्योंकि तू भी शीर्षाभिमुख कोण है। क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये आमी सामी के जो कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। कोई भी बच्चा बता सकता है। अब ये त्रिभुज जो दिखाई दे रहा है उसमें ये एंगल 30 का और ये एंगल 95 है। 9 और 3 12 125। 125 तो फिर ये कितने का आ गया बच्चे? कितने का आ गया? 55 का आ गया। ये कितने का आ गया? 55 का आ गया। देख लें वापस से मैं दिखा देता हूं बच्चे। ये 95 है तो ये भी कितने का आएगा? 95 का ही आएगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ये 30 है तो ये भी 30 का ही आएगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। 30 और 90 125 होता है और 180 में से 25 जाएगा तो बच्चों ये 55 बचेगा। क्लियर? आप देख लें 55 और 5 60 और 9 6 150 और 30 180। विद्यार्थी अगर ये 55 डिग्री का है तो अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल वो 125 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा सर 125 डिग्री का? आपका ये प्रश्न हो सकता है कि 125 का क्यों होगा। तो देखो एक एक आंसर तो ये है कि त्रिभुज के बाह्य कोण का मान दूर वाले अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो 9 और 3 12 125 ऐसे होगा। दूसरा आंसर क्या हो सकता है? एक ही रेखा पे बने कोणों का योग 180 होता है तो 125 और 5 30 और 30 और 5 80 180 ऐसे हो गया। अब मैं तुमसे ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये रेखाएं कैसी हैं? समांतर रेखाएं। तो ये रेखा कैसी है? तिर्यक रेखा है। अगर विद्यार्थी ये तिर्यक रेखा है, ध्यान से समझते चलना है ना। ओ मैं ये लेता हूं ये वाला। अगर ये रेखा तिर्यक है तो अंतः कोणों का योग 180 होना चाहिए
अगर मैं तुमसे पूछूं कि x प्लस 125 क्या ये दोनों कोण अंतः कोण है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल अंतः कोण है, तो इनका योग 180 होना चाहिए। तो जो x की वैल्यू आएगी विद्यार्थी वो आएगी 180 माइनस के 125। और इस सवाल का जो आंसर आने लग रहा होगा वो आने लग रहा होगा 55। 55 किसी ऑप्शन में है तो ऑप्शन ए इस सवाल की राइट आंसर है। आप समझ पाए होंगे मेरी बात, मुझे ऐसा आपसे उम्मीद है, ऐसा आपसे मेरा मन है कि आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। ये 125 का होगा तो ये जो होगा वो 55 का होगा, और 55 और 125 मिलकर 180 बनाएंगे। और ये पूरा गांव जानता है कि अंतः कोणों का जो योग होता है विद्यार्थी वो 180 डिग्री होता है। यहाँ तक की बात थी। और अब देख, अब कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा, आगे की बातें करेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए आप मस्त रहें, खुश रहें और पूरे पेट भर के जी भर के मेहनत करें। क्लियर है? बहुत धन्यवाद एंड गुड नाइट।